सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन। हाँ हो गया, चिन्ह तो कर लो, अभिवादन कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि भाग्य बिंदु क्या है, कैसे देखें, इस विषय वस्तु पर चर्चा की जाएगी। इस विषय वस्तु के लिए समूह में पूर्व में लिखा गया था। यह देखना बहुत ही आसान है। यह देखना बहुत ही आसान है। यह होता क्या है, भाग्य बिंदु है क्या, इसे पहले समझें। तो जन्म कुंडली में भाग्य बिंदु बहुत कम ज्योतिषी लोग कुंडली पर दर्शाते हैं। यह पहले के जमाने में जब कुंडलियां कागज में बनती थी, हाथ से लोग बनाता था, तो कुंडली के सभी विषय वस्तुओं को, जैसे गुलिक हुआ, ये आपको भाग्य बिंदु हुआ, ये सभी विषय वस्तु चिन्हित कर दिया जाता था। लेकिन अब तो कोई कुंडली बनवाता जल्दी नहीं है। डेट टाइम अपना लिख के रख लिए, जब आवश्यकता होता है तो बस डेट टाइम दीजिए, प्रदेश हो जाता है। तो भाग्य बिंदु जन्म कुंडली में अगर हम नहीं दर्शाते हैं तो फल थोड़ा अधूरा रह जाता है। यह कोई ग्रह नहीं है, यह भाग्य बिंदु यह कोई ग्रह नहीं है। कुंडली का यह एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिस विषय वस्तु पर वह उस बिंदु पर व्यक्ति का कुछ विशेष झुकाव होता है। भाग्य बिंदु एक ऐसा स्थान है, उस बिंदु पर, उस जगह पर, उस स्थान पर व्यक्ति का कुछ ज्यादा ही झुकाव होता है एवं अपना प्रभाव दिखलाता है। यदि हम लग्न कुंडली का फलादेश करते हैं तो साधारणतया सभी व्यक्ति पूछता है कि हाँ पंडित जी ये बतलाइए, चाहे हाँ गुरु जी, चाहे ज्योतिषी जी बतलाइए, इसके भाग्य में क्या है, इसके भाग्य में क्या है, क्या है। तो उसके लिए हम नवम भाव को देखते हैं, उससे भी अधिक देखेंगे तो नवम से नवम को देखेंगे, लेकिन यह अधूरा रह जाता है। अगर भाग्य बिंदु का आकलन करके अगर हम फलादेश करते हैं, अगर नवम भाव, नवम से नवम भाव एवं भाग्य बिंदु तीनों का समायोजन करके हम फलादेश करते हैं तो फलादेश में सटीकता आ जाती है। अब भाग्य बिंदु हम लोग निर्धारित कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु यह बनता है, भाग्य बिंदु हम निर्धारित कैसे करें। तो इसमें क्या, किन किन विषय वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो इसमें लग्न स्पष्ट, चंद्रमा स्पष्ट एवं सूर्य स्पष्ट की आवश्यकता होगी। आप सभी अपने अपने लग्न कुंडली के लग्न स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट एवं सूर्य स्पष्ट को पहले नोट कर ले। लग्न स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट एवं चंद्र स्पष्ट को नोट कर लेंगे। जो हमारे पास में कुंडली है, इस कुंडली का लग्न स्पष्ट है, लग्न जो राशि है वो तो है, तो उसमें एक कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे 10 नंबर की राशि लिखी गई है तो स्पष्ट लिखने के लिए एक कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 राशि अंशात्मक मान लग्न का ये 11
0 2 है, 11 0 2 है। अब चंद्र अस्पष्ट कितना है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर राशि में चंद्रमा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और चंद्रमा का अंशात्मक मान 25 47 है, 25 47 है। लग्न स्पष्ट एवं चंद्र अस्पष्ट दोनों को जोड़ देते हैं। हमारी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? जी जी। आप लोग भी अपने अपने लग्न स्पष्ट एवं चंद्र स्पष्ट को लिखें और दोनों को जोड़ें, दोनों को जोड़े। गुरुजी सेकंड तक का मान लेना है या मिनट तक का ले सकते हैं। सेकंड तक का वैसे वास्तविक अंश पर ही हम लोग जाकर रुक जाएंगे। सेकंड तक का मान लेते हैं तो अच्छी बात है, हम भी सेकंड तक का मान यहाँ पे लिख देते हैं। लग्न का अंशात्मक मान 2 के बाद में 48 है, 2 के बाद में 48 है, और यह 47 के बाद में 35 है। हमने सेकंड भी ले लिए। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 8 7 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 और 4 5 और 3 8, ये 83 हो गया। तो 83 हो गया था, इसको 60 से अधिक हो गया था, इधर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जी। तो यदि 60 से अधिक हो जाए तो 60 के गुणक को कम कर देते हैं। तो 1 60 इसमें से निकाल दिए तो 1 यहाँ पर हमने लिख दिया, और 60 इसमें से कम हो गया तो यह हो गया 23, यह हो गया 23। अब पुनः इसको जोड़ लेंगे तो 1 और 2 3 और 7 10 का 0, हाथ में 1 और 4 5 हुआ। यदि यह भी 60 से अधिक होता तो इधर हम 1 बढ़ा देते। चलिए, अब इधर नहीं बढ़ेगा। फिर अब 11 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। तो यह तो अंश है, यह हाँ वो इधर बरुआ में से चावल दे। तो यह 30 अंश की एक राशि होती है, तो इसमें से 30 कम करके यहाँ पर 1 लिख लेंगे और तो यहाँ पर 0 कर देंगे। अब कितना हो गया? 9 1 10 5 15 राशि। अब क्या करना है, जो हम लोगों को मान आ गया इसमें से सूर्य अस्पष्ट को घटा देंगे। क्या करेंगे? सूरज के स्पष्ट को घटा देना है। इसमें से सूर्य अस्पष्ट को घटा देंगे। यह जो कुंडली है मेरे पास में, इस कुंडली का सूर्य अस्पष्ट है 4 50 50। क्या है सूर्य स्पष्ट? तो 4 अंश है। अब यहाँ 12वीं राशि में है सूर्य देव, तो स्पष्ट में क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे ना। यहाँ पे 11 4 50 50 घटा देंगे। अब 23 में से 50 नहीं जाएगा, तो पुनः इधर 50 में से 1 उधार ले लेंगे, यह बच जाएगा 49 और यह हो जाएगा 83। 83 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 33। यहाँ 33 हो गया। अब फिर 49 में से 50 नहीं जाएगा, तो इधर से 1 ले लेंगे, इधर से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 60 जुड़ जाएगा इसमें, 109 हो जाएगा ना। 60 और 49 कितना हो जाएगा? 109 होगा कि नहीं होगा? जी जी तब 109 में से 50 जाएगा
49 तो यह 49 हो गया। अब यह बच गया है कितना, एक तो निकल गया है, बच गया है कितना, 5। 5 में से 4 जाएगा तो बचा 1, और यह 15 में से 11 जाएगा तो 4 4। अगर अब यहाँ पर मन में संशय आ जाएगा कि यदि लग्न स्पष्ट और चंद्रमा अस्पष्ट, यदि लग्न स्पष्ट और चंद्रमा अस्पष्ट दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है और सूर्य स्पष्ट के मान से अगर कम ही रह जाए तो क्या होगा? 12 जोड़ देंगे, 12 से जोड़ देंगे। हाँ, तो फिर लग्न और चंद्रमा के योग फल में जो राशि यहाँ पर आए, अगर मान लिया कि दोनों का योगफल 5 ही आता है, तो इस योगफल के राशि में 12 जोड़ेंगे, न कि इधर जोड़ेंगे, सिर्फ राशि में 12 जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। यहां तक की गणित स्पष्ट हो गई जी। यही जो बिंदु आया, यह जो स्थान आया, 4 राशि 1 अंश 49 33, यही भाग्य बिंदु है। यह क्या है? भाग्य बिंदु। भाग्य बिंदु यह हो गया। अब इस उदाहरण कुंडली में भाग्य बिंदु कहाँ आया? 7वें भाव में, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में 2 अंश के आसपास में। अब यहाँ तो 1 49 30 है, तो इसको 2 अंश के आसपास में मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? गुरुजी ये 4 राशि पार नहीं हाँ, होगा? 4 राशि पार होगा तो गुरुजी 8वें घर में नहीं यहाँ आएगा? पे आएगा 8वें भाव में, जी 8वें भाव में आएगा, 8 यहाँ पे नहीं आएगा। तो भाग्य बिंदु का निर्धारण करना तो हम लोग समझ गए। जी। जी अब यहाँ पर मुख्यतः अब 2 बातें आ जाती है। एक कि क्या इस बिंदु के आसपास में कोई ग्रह अवस्थित है? यदि ग्रह अवस्थित है तो वह ग्रह कौन है? नैसर्गिक, उस ग्रहों की नैसर्गिक शुभता, उस ग्रहों की भावेशों के आधार पर शुभता, या नैसर्गिक अशुभता, भावेशों के आधार पर अशुभता इत्यादि का विचार करना चाहिए। क्या इस बिंदु पर बृहस्पति देव देख रहे हैं? इस उदाहरण कुंडली में आप कहेंगे कि यह बिंदु बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा। देखा जा रहा है। लेकिन यह बिंदु तो 1 49 है, मैक्सिमम राउंड फिगर में आप लोग 2 अंश कह सकते हैं ना। जी। जी लेकिन यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति 16 अंशों के, तो इससे तो 14 अंश दूर देखेंगे ना। ये इनका देखने का जो मुख्य बिंदु होगा, केंद्र स्थान होगा, जैसे कि भूकंप का केंद्र स्थान कहीं भी होता है। आप टर्च जलाते हैं तो फोकस किसी खास बिंदु पर पड़ता है और उजाला ढेर सारे जगह रहता है ना। जी गुरुजी। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का मुख्य फोकस तो 16 अंश पे है, और उस 16 अंश से या 14 अंश से दूर है, और किसी भी ग्रह का प्रभाव 15 अंश तक शून्य हो जाता है। 15 अंश तक जाते जाते शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। तो यह गुरु से भी यह दृष्ट नहीं है। हाँ, शुक्रदेव 11 अंशों के हैं, यह 2 अंश पर है, तो इनकी शुक्रदेव का भी दृष्टि का तो 9 अंश दूरी पर ही दृष्टि है ना। अगर यहीं भाग्य बिंदु के आसपास में ही 1 2 अंश 3 अंश आगे पीछे का अगर अंशात्मक मान होता, तो भाग्य बिंदु को शुक्र भी पूर्ण दृष्टि से देखते ना। जी। जी तो इस अब आप सभी अपने अपने कुंडली में देखें
कि आपके भाग्य बिंदु के आसपास जो वो भाग्य बिंदु जिस भाव में बनता है, उस भाव में वह जो अंशात्मक मान है, उस अंशात्मक मान के आसपास में कोई ग्रह है, और ग्रह है तो क्या शुभता वाली ग्रह है या अशुभता वाली ग्रह? शुभता का मानक हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि दोनों चीजों को मिलाना चाहिए। भावेशों के आधार पर शुभता अशुभता का भी विचार करें, एवं ग्रहों की नैसर्गिक शुभता अशुभता का भी विचार करें। दोनों को विचार करने के बाद में फिर ग्रह को यह आकलन करें कि ग्रहगण क्या शुभ फल प्रदाता है या अशुभ फल प्रदाता है। यदि शुभ फल प्रदाता है तो अच्छी बात है, यदि वह ग्रह अशुभ फल प्रदाता है तो अच्छी बात नहीं। गुरुजी, अगर वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि हो गए, अगर वो लग्नेश है और वो भाग्य बिंदु के पास है या भाग्य बिंदु पे उनका वो हो रहा है दृष्टि का, तो क्या कहेंगे? ऐसा मेरी कुंडली पे हो रहा है। हाँ जी, बोला जाए। गुरुजी, मैंने अपना भाग्य बिंदु निकाला जो कि मेरे नवम भाव में आ रहा है, 20 डिग्री 17 मिनट 4 सेकंड का, और उसे शनि दृष्ट कर रहे हैं। जो शनि मेरी कुंडली में है 23 डिग्री के हैं सप्तम भाव में, तो शनि लग्नेश भी है मकर लगन के, तो क्या कहा जाएगा? शनि के मतलब नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो, पर लग्नेश भी है। देखिए, भले ही शनि नैसर्गिक पापग्रह है, लेकिन लग्नेश कभी भी अशुभ ग्रह नहीं माना जाता। अगर ये नैसर्गिक शुभाग्रह भी होते और लग्नेश होते तो शुभता ज्यादा होती, तो शुभता ज्यादा होती, लेकिन अशुभता वाली भी बात नहीं है। परंतु यहाँ पर एक बातें स्पष्ट हो रही है, जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कक्षा में, कि आंवला चाहे कितना भी दिन क्यों न रख दे आप चीनी के चाशनी में, जब भी खाएंगे तो मीठा तो लगेगा, लेकिन अपना कड़वा कसैलापन नहीं छोड़ेगा। कसैलापन वो अपना नहीं छोड़ेगा। तो अब यह शनि अगर नैसर्गिक पापग्रह है तो अपना कुछ ना कुछ तो प्रभाव सदैव अपना रखेगा ही रखेगा। नहीं हमेशा लग्नेश है तो हमेशा नहीं, तो ज्यादा कदा ही सही, तो यह नुकसान करेगा ही करेगा। तो यदि नुकसान करता है भाग्य बिंदु को यह, तो वह अब किस भाव का स्वामी है? तो लग्नेश ही है वो। तो आप पाएंगे कि आपके बनते हुए काम यदि कोई बिगड़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी ही कमी दिखती होगी। जी गुरुजी। क्या यह बातें आप पर लागू होती है? जी गुरुजी। बस हो गया स्पष्ट। तो इतना तक तो हम लोगों ने समझा। अब आप लोग बोले कि आपका भाग्य किस व्यक्ति का भाग्य बिंदु किस प्रकार का है। यदि वह शुभ स्थिति में है तो सामान्यतः भाग्य आपके ठीक ठाक हैं, साथ देते हैं। अगर वह अशुभ है, अशुभ ग्रहों से वह प्रभावित वह बिंदु है, तो थोड़ा खराब है। गुरुजी, आप बोल रहे हो कि शुभ ग्रह, तो वो जैसे जुपिटर है, बृहस्पति देव है, तो बृहस्पति देव इनकी शुभता देखने के लिए उनके भाव भी देखने पड़ेंगे। हाँ, अब वह किस भाव में है इसका भी फलादेश अलग है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। किसके भावेश है शुभता देखने के लिए, शुक्र देव की और जुपिटर बृहस्पति देव की? नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा कि ग्रह कौन, तो आपके जो कुंडली में भाग्य बिंदु बनते हैं वह उस बिंदु को प्रभावित कौन से ग्रह कर रहे हैं? मुख्य रूप से गुरुदेव कर रहे हैं। अब भावेशों के आधार पर देवगुरु बृहस्पति किस भाव के स्वामी? दूसरे और 11वें। दूसरे और 11वें, एकादश। तब तो ठीक है। वक्री यह हाँ, स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है। ज्यादा कदा स्वास्थ्य हानि देते रहेंगे, लेकिन आय के लिए तो ठीक है।
आय संबंधी कोई भी काम आप अगर शुरू करते हैं, जो सोचते हैं वह ज्यादातर ठीक ही होता है, परंतु स्वास्थ्य हानि के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एकादशेश और द्वितीयेश दोनों ही स्वास्थ्य हानि के ही परिचायक है। हाँ तरुण जी आप बोले। गुरुजी मेरा जो है वो छठे भाव में आ रहा है कर्क राशि में 27 डिग्री का। तो उस बिंदु को कोई ग्रह प्रभावित कर रहा है? गुरुजी सूर्य बुध और गुरु की दृष्टि है 12वें भाव से। तो अब सूर्य बुध गुरु की अब अंशात्मक मान सूर्य का कितना है? सूरज का गुरुजी 29 डिग्री है, बुध 24 है और गुरु 7 डिग्री है। सबसे पास में सूर्य है, 2 डिग्री का फर्क है। हाँ, तब तो गुरु की प्रधानता ही खत्म ना। गुरु तो 7 अंशों के हैं और यह 27-28 अंशों के हो गया भाग बिंदु, तो वह तो 15 अंशों से काफी आगे पीछे हो गए ना। जी 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 तो वो तो प्रभावहीन हो गए। जी गुरु। अब रहा शुक्र एवं सूर्य। तो सूर्य और सूर्य और बुध, तो सूर्य बुध के साथ में अगर रहता है, चाहे कोई भी ग्रह सूर्य के साथ में होता है, उसकी दृष्टियां प्रभावी बिल्कुल नहीं होती। उनकी दृष्टियां प्रभावी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनकी रोशनी, उनकी जो रश्मियां हैं वह सूर्य की रश्मियों में के तेज के सामने विलुप्त हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि कुंडली हम लोग जनरेट करते हैं सॉफ्टवेयर से, तो अन्य ग्रहों को भी दिखलाया जाता है। अब जैसे कि यहीं पे देखिए ना, इसी कुंडली में प्लूटो हर साल 3 ग्रह देख लिए, लेकिन इसका फलादेश में हम लोग उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते कि ये ग्रह हमसे काफी दूर हैं, इतने दूर हैं कि उनकी रश्मियां हम तक पहुंचती ही नहीं, उनकी रश्मियां हम सबों को प्रभावित नहीं कर पाती है। तभी तो हाँ, आज के नए ज्योतिष में इस तीनों ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर फलादेश लिखे गए हैं। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति के किसी भी विचार का खंडन नहीं करते, लेकिन हमारे ऋषि मुनिगण जो हैं वो त्रिकालदर्शी थे। वो क्या थे? त्रिकालदर्शी थे। उन लोगों के लिखे गए शब्दों को पूरा हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक श्लोक को सही ढंग से व्याख्या करने में कई कई दिन लग जाते हैं। तो उन लोगों को जो विचार आया, अगर उन लोगों को भी अगर इसके फल पृथ्वी पर प्रभावी अगर उन लोगों को मिला होता, प्रेरणा मिली होती, वो लोग तपस्वी थे, तो वे लोग भी पौराणिक पुस्तकों में लिखते, लेकिन कहीं पौराणिक पुस्तकों में नहीं। तो ठीक उसी प्रकार अत्यंत सूर्य के साथ में जो भी ग्रह होता है, उनकी रश्मियां बिल्कुल प्रभावहीन हो जाती है। तो उनकी रश्मि तो सूर्य में प्रभावहीन हो गया, तो फिर हम तक पहुंचेगा कैसे? यानी कि जहां वो देखेंगे वहां तक जाएगा कैसे? तो सूर्य की हो गया। तो अगर अब यहाँ पर सूर्य है तो देख रहा है। अब यहाँ पर राशि कौन सी बनती है? राशि कौन सी है छठे भाव में? कर्क राशि, कर्क राशि, चंद्रमुखी। तो यह सामान्यतः ठीक ही है। अब यह क्योंकि आपके भाग्य बिंदु को सूर्य देव देख रहे हैं, पूर्ण अच्छे ढंग से देख रहे हैं जी। 2 अंशों का अंतर, आपका भाग्य बिंदु उत्तम ही है। अब भाव के आधार पे थोड़े फल अलग हो जाएंगे, किसी का लग्न में पड़ेगा, किसी का पंचम भाव में, किसी का चौथे भाव में, किसी का तीसरे भाव में। तो भावों की भी तो अपनी कुछ शुभता अशुभता होती है जी। अगर यही पंचम भाव में अगर होता आपका भाग्य बिंदु और 11वें भाव से अगर सूर्य देव भाग्य बिंदु के 2 अंश के अगल बगल से देखते, फिर क्या होता? बहुत उत्तम हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो राशि बनती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार से भी सूर्य देव की राशि है, या यह कुंडली का शुभ भाव है और लाभ भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं और उनकी दृष्टि पड़ी तो ज्यादा शुभ होगा ना। अब एक तो 12वें भाव से छठे भाव को देखने की शुभता, एक लाभ भाव से पंचम भाव को देखने की शुभता, दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी गुरुजी। जी गुरुजी।
इसको भी देखना, इसके नवमांश राशि को भी देखना चाहिए। इसके नवमांश इसकी नवमांश राशि को भी देखना चाहिए। अब यह कर्क राशि नहीं, यह सिंह राशि में 2 अंश का है। सिंह राशि में 2 अंश का है, तो इसकी नवमांश राशि कौन सा हो जाएगा? मेष राशि। मेष राशि। क्या लग्न कुंडली में वह मेष राशि अच्छी स्थिति में है? यहाँ भी जो लग्नेश नवमांश की भाग्य बिंदु का जो नवमांश राशि बनता है, उसे लग्न कुंडली में देखें कि वह राशि पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित है तो पूरा भाग्य पूरा पूर्ण रूप से साथ ना देना। यह तो मेष राशि शनि की नीच दृष्टि से पड़ा हुआ। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। गुरुजी एक चीज, हाँ, बोला जाए। हाँ मैं जैसे मैंने अपना कैलकुलेट किया अभी, तो मेरे जो कर्क राशि, जो कर्क लगन है मेरी कुंडली का, उसमें जो मेरा भाग्य बिंदु आ रहा है वो पंचम भाव में आ रहा है। मंगल योग कारक है वहाँ पर, मंगल योग कारक। लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि भी और शनि की दृष्टि भी, दोनों वक्री भी हैं, गुरु और शनि, और अंशात्मक मान ऑलमोस्ट बराबर है। अगर पंचम भाव में पड़ रहा है ना जी, कितने अंश का बना भाग्य बिंदु आपका? 4 डिग्री के आसपास है गुरुजी। 4 डिग्री बना। शनिदेव किस दृष्टि से देख रहे हैं? शनिदेव 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अष्टम भाव से। शनिदेव 5 डिग्री के हैं। और यहाँ पर राशि कौन सी हो गई? कर्क लग्न की, मतलब 5वें भाव की। यहाँ कुंभ राशि हो गई गुरुजी। नहीं, यहाँ पे तो गुरुजी पंचम भाव में तो वृश्चिक राशि। और गुरु जो है वो कहते हैं से वृषभ राशि से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और गुरु 2 डिग्री के, और दोनों वक्री भी हैं, गुरु शनि भी और गुरु भी। शनि भी और गुरु भी दोनों वक्री हैं। गुरुजी मेरी कुंडली में 4 ग्रह भृगु बिंदु पर आ रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, और जहाँ बिंदु रुक जाइए जरा, बैठा हुआ है जी। एक मिनट रुक जाइए, मेरा प्रश्न चल रहा है जी। अब यह 2 अंशों के हैं जी। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बकरी हैं, तो यह तो बड़े अच्छे फल प्रदाता हो गए। खस्तेश होने का भी दोष कुछ कम हो गया इनका। खस्तेश होने का भी दोष कुछ कम हो गया। और यह भाग्य बिंदु को देख रहे हैं, पूरा प्रभावित है, प्रभाव दे रहे हैं, कहीं से कोई संशय नहीं। शनिदेव भी देख रहे हैं, शत्रुवत दृष्टि से देख रहे हैं, और यह भी बलवान स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अष्टम भाव में है। हमने इसलिए कहा क्योंकि वृषभ राशि का नवमांश 10 से ही शुरू होता है जी। मेष का नवमांश 9 तक समाप्त हो जाता है, तब वृषभ का 10 से शुरू होता है जी। और देवगुरु बृहस्पति नवमांश में अपने नीच राशि में चले आए, और यह बकरी हैं, इसलिए उच्च के जैसा फल देंगे। तो एक तो यहाँ भी उच्च के जैसा फल दे रहे हैं, आय भाव में भी बैठकर उत्तम ही है, और दूसरा अपने उच्च राशि
यहाँ पर अपने मित्र राशि को भी देख रहे हैं, पंचम भाव को भी देख रहे हैं, उत्तम हो गया। परंतु शनिदेव बकरी हैं और यहाँ पाप ग्रह भी हैं, तो यह पाप फल प्रदाता हो गए। अंशात्मक मान के अनुसार से यह 11वीं राशि में 5 अंशों के हैं, दूसरे 9 मास में तो 10 9 90 90 2 92 90 2 92 ये इसमें आ जाए, वृश्चिक राशि में आएंगे। वृश्चिक राशि में आ गए तो और पाप फल दाता हो गए, या पाप फल दाता हो गए। तो अच्छे कार्यों को करने के लिए थोड़ी सी बदनामी ही काफी है, हल्का सा कमी ही काफी है, पूरे अच्छे चीजों को खराब कर देता। यानी कि पूरे जीवन भर किसी के लिए आप अच्छे काम करते रहिए, किसी बार संजोग ऐसा बनता है कि कोई एक काम या एक वार्तालाप थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो पूरा जीवन का सभी अच्छा काम भूल जाता है। जी। क्या ऐसी स्थितियां सामान्यतः देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? ऐसी स्थिति आती है, हाँ जी, आती है ऐसी स्थिति। हाँ, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? जी गुरुदेव, मेरा जो भाग्य बिंदु है वो 12वें भाव में आ रहा है और ठीक उतने ही अंश और कला पर गुरु वहां बैठे हैं। सूर्य, चंद्रमा और बुध भी कुछ कलाओं का अंतर करके 4 ग्रह भाग्य बिंदु के बराबर आ रहे हैं और वहां सूर्य की राशि भी बन रही है 12वें भाव में। कन्या लग्न की कुंडली है, राहु देख रहे हैं। 12वें भाव में कि 11वें भाव में? 12वें में आ रहा है भाग्य बिंदु। ठीक है, तो थोड़ा भावों की शुभता अशुभता को भी देखिए। और वहां गुरु बैठे हुए तो क्या हो गया, जब सभी आदमी का अंशात्मक मान एक रेट ही है तो सूर्य के आसपास में जब सभी हो गए तो सभी ग्रह अस्त हो गए, सभी ग्रह अस्त हो गए। एवं 1 डिग्री रुकिए ना, आप करें कि राहु देख रहे हैं तो राहु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं और 17 16 कला के हैं। ठीक है, देख रहे हैं तो सूर्य का अंशात्मक मान एवं राहु के अंशात्मक मान में ज्यादा दूरियां तो नहीं है ना? 4 डिग्री का अंतर है। तो भी तो वह प्रभावी हो ही गया, तब तो यह राहु से सूर्य पीड़ित भी हो गया, से सभी ग्रह अस्त ही हो गए, तब जी तो गड़बड़ हो गया ना। जी, तो तब तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो गया। तो आपका भाग्य जो है, अब जैसा ही गड़बड़ हो गया तो सामान्यतः हमेशा परेशानियों के दौर से गुजरना। एकदम सही गुरु जी, एकदम सही कह रहे हैं। गुरुजी एक चीज और बताएं गुरुजी साहब। मेरा सेकंड हाउस में बन रहा है सूर्य। प्रकाश जी 1 मिनट, और भी कई लोगों का हैंड राइज है। पहले वो कर लें गुरुजी। हाँ, गुरु जी कोई सोल्यूशन इसके लिए बताएंगे, कोई चीज? हाँ जी, कोई सोल्यूशन? 4 ग्रह अस्त हो जा रहे हैं, राहु से प्रभावित भी हैं। सभी के सॉल्यूशन होते हैं। कल की ही तो कक्षा में एक कुंडली हमने शेयर किया था, सब लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ था और हम जानबूझ करके किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, हम जानबूझकर जी, किंग कर्तव्य मूड। हाँ, मतलब क्या करें ना करें, हम जानबूझ करके। देखिए, जैसे कल की कुंडली में चंद्रमा लगने से 7म भाव में बुध अंतिम अंशों में जाकर के चंद्रमा के साथ में वो बुध द्वादशेष एवं तृतीय जी, यानी कि लग्नेश जो मन का कारक है, लग्नेश जो मन का कारक है वह द्वादशेष से पीड़ित है और बुध शत्रु भी है। यानी कि लग्नेश को जो शत्रु मानता है उसी के साथ में है, यानी कि बुध अति शत्रु हो गया और वह द्वादशेष भी है और पूर्ण मृतावस्था में। समस्या यही है ना कि कुछ दूसरा है, कल की कुंडली में यही थी ना। जी जी गुरुजी। उपाय सरल है, उपाय सरल है। सरल है। यहाँ पर बुध को प्रसन्न करते हुए बुध के बल को बढ़ाना है और जी। चंद्रमा को बली बनाना है, चंद्रमा को बलि बनाना है। चंद्रमा को बलवान बनाना है और बुध को प्रसन्न करते हुए बलवान बनाना। जी, यहाँ पर केवल बुध का मंत्र जप से नहीं होने वाला, बुध की स्तुति भी चाहिए, बुध की दैनिक स्तुति भी चाहिए। जी, प्रसन्न करने के लिए दैनिक स्तुति बुध का चाहिए और
मंत्र का जब चंद्रमा भी चाहिए जी और चंद्रमा को बलवान बनाया जाए, तो जी चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए तो खैर वो तो कल की कुंडली है, 1-2 मिनट चर्चा हो। तो चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए कई कायदे हो सकते हैं, कई कायदे हो सकते हैं। हो सकते हैं। जैसे कि कल की कक्षा में सदस्यों ने बोला कि मोती पहनाया जाए, ठीक है जी, ऐसा मोती जिसमें सुराग ना हो वो भी ठीक है, चाहे एक ही मोती गले में डाल दी जाए वो भी ठीक है। चंद्रमा या पंचम भाव में राहु था तो 4.5-5 ग्राम का चांदी का वजन चौकोर गले में लटकाया जाए धागे में, वो भी पाए। चंद्रमा का व्रत इत्यादि किया जाए, क्योंकि व्रत करने से ग्रह बलवान होते हैं, व्रत करने से ग्रह बलवान होते हैं। ग्रह बलवान होते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में हाँ गुरुजी गुरुजी मेरा सेकंड हाउस में सूर्य बन रहे हैं, मतलब सेकंड हाउस में आ रहा है भाग्य बिंदु, और सूर्य का मान उसके बराबर है भाग्य बिंदु के। सूर्यदेव 8वें भाव में, नहीं गुरुजी, सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में, तब तो अच्छी बात है। और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है मुझे, बुध है लेकिन सूर्य के साथ। तब बुध है तो क्या होगा, जहाँ सूर्य बुध, सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह होता है तो किसी भी ग्रह की प्रधानता समाप्त हो जाती है, सूर्य की प्रधानता ही केवल रह जाती है। लेकिन सूर्य में उस ग्रह की गुण मिश्रित हो जाते हैं जो ग्रह साथ में होता है। तो अब सूर्यदेव किस भाव के स्वामी है यह भी देखना होगा। दशमेश है गुरुजी, और वहाँ चंद्रमा बैठे। अच्छा, दशमेश का दूसरे भाव में बैठना, यह भी अच्छा है। तो अब इसका और उत्तम लाभ कैसे उठाया जाए, तो दूसरा भाव के जितने जीव तत्व हैं उसको प्रसन्न हमेशा अपने कर्तव्यों से रखा जाए, उनका आशीर्वाद ही आपके भाग्य की मजबूती का सबसे पहला कड़ी है, उनकी प्रसन्नता ही भाग्य वृद्धि, भाग्य के मजबूती के सबसे पहला कड़ी वही है, उनकी प्रसन्नता एवं उनका आशीर्वाद। कुटुंब के लोग गुरुजी। हाँ जी, क्योंकि सूर्य भी तो है, तो सूर्य तो मालिक ही है ना, सूर्य तो पिता है, और जितने संबंधी होते हैं जो उम्र दराज है वो सभी पिता तुल्य ही होते हैं ना, माता तुल्य पिता तुल्य। जी जी। हाँ राजकिशोर जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। जो मेरा जो भाग्य बिंदु बन रहे हैं ना वो चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बन रहे हैं, और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस से, मंगल बकरी की चौथी दृष्टि है 12वें भाव से, और राहु की नवम दृष्टि आ रही है 8वें भाव से। लेकिन जब इसको नवांश में देखते हैं तो नवांश में भी ये चतुर्थ भाव में ही ये जा रहे हैं। अब वो नहीं ना, सिंह राशि के बदले में कन्या राशि में जा रहे हैं। चौथे भाव में कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि, और अंशात्मक मान भाग्य बिंदु का 19 डिग्री का है। कितने डिग्री? 19 सिंह, तो तब तो वह तो नवमांश में कन्या राशि में चले जाएंगे। हाँ कन्या में चले जा रहे हैं, लेकिन वो ना चौथे भाव में ही रह जा रहे हैं। राशि कन्या हो गई ना। हाँ जी, तो राशि कन्या हो गई तो फिर कन्या राशि पीड़ित तो नहीं है, पंचम भाव पीड़ित तो नहीं है, यह देखना होगा ना जी। कहने का मतलब अगर वह 19 अंशों के हैं तो यहाँ पर भाव चलित नहीं देखेंगे जी। यहाँ पर चलित भाव नहीं देखना है, उस बिंदु को प्रभावित करने वाले कौन से ग्रह। अब अभी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी देवगुरु बृहस्पति, और क्या इस यहाँ पर जितने भी सदस्य उपस्थित हैं 19-20 आदमी, इनमें किसी का भी भाग्य बिंदु कर्क राशि में है? नहीं, मेरा है गुरुजी छठे भाव में। छठे भाव में कितने बिंदु पर है? कितने अंशों पे है? 1 मिनट बता रहा हूँ गुरुजी। अभी आपने कहा था 26-27 के आसपास में। हाँ 27 अंश करीब। हाँ, तो अब देवगुरु बृहस्पति के 20 अंशों से अधिक होने दीजिए। 27 अंश पे है गुरुजी। हाँ ठीक है।
हाँ, तो 20 अंशों के आसपास में देवगुरु बृहस्पति को जाने दीजिए। वैसे मतलब गुरु की दृष्टि है, मतलब, लेकिन गुरु 7 अंश के हैं, तो सप्तम। फिर हाँ तो ठीक है, तो दृष्टि तो अप्रभावी हो गई ना। तो जी। भाग्य बिंदु पर से जो अगर किसी भी शुभ ग्रह का या लग्नेश का या कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी के ग्रहों का भाग्य बिंदु पर से गोचर होना जीवन के लिए शुभ। शुभ है। ये तो गुरुजी बृहस्पति और शुक्र और अपना बुध तीनों ही कर्क में है इस समय, तो गोचर में। शुक्र 22 डिग्री के आसपास है। हाँ जी, तो अब हम आप सबों से एक प्रश्न पूछते हैं कि आज की कक्षा में हम लोगों ने भाग्य बिंदु बनाना सीखा। हो सकता है कि अन्य कायदे से भी बनते हों, मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जो हमें पढ़ाया है हमने वो आप लोगों को बताया। कोई भी एक चीज कई कायदे से देखा जा सकता है, यह अलग विषय वस्तु। तो हमने यह कहा कि यदि जो हम लोग भाग्य बिंदु बनाए हैं वह बिंदु यदि शुभ प्रभावित है, जितना शुभ प्रभावित है शुभ भाव में है उतना ही भाग्य आपके सपोर्ट करते जाते हैं, और भाग्य बिंदु जितना ही बुरे स्थिति में है, बुरे भाव में है, अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, प्रभाव में है, और वह नवमांश में जिस राशि में जाते हैं वह राशि यदि कुंडली में पीड़ित है उतना ही भाग्य आपका सपोर्ट उतना नहीं करता या कमी आती है। तो यह हम लोगों ने आज सीखा। अब यहाँ पर अभी दो विषय वस्तु और बाकी रह जाता है, वह क्या कि किस भाव में भाग्य बिंदु बनता है तो क्या फल हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति के लग्न भाव में है, यदि लग्न भाव में ही भाग्य बिंदु हो तो यह अच्छे सौभाग्य का संकेत है, प्रतीक है। आर्थिक स्थिति हो, विद्या हो, मान मर्यादा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, व्यापार नौकरी इत्यादि में दिन प्रतिदिन ग्रोथ होना, अधिकांशतः कार्यों में सफलता अपने ही प्रयासों से हो जाना, यह सभी भाग्य बिंदु यदि लग्न में है। हाँ, यदि लग्न बिंदु भाग्य बिंदु यदि लग्न में ही है और लग्न पर शनि का प्रभाव है तो वह फिर लाभ नहीं देता, चाहे शनि लग्नेशी क्यों ना हो, चाहे शनि लगने से क्यों ना। लेकिन गुरुजी जैसे लग्नेश कुंभ लगन में या मकर लगन हो और उसमें बन जाए, हम बताते हैं। अगर शनि अगर लग्नेश है, अगर पीड़ित नहीं है, अशुभ स्थिति में कहीं नहीं बैठे हुए तो ठीक है, नहीं तो लग्नेश यदि शनि देव होते हैं, अगर वह पीड़ित अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। व्यक्ति को क्या बनाते हैं, अगर शनि लग्नेश होकर के खराब हो जाए तो व्यक्ति को आलसी बना देंगे कि नहीं बना देंगे। जी अगर शनि अगर लग्नेश होकर के अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, ठीक ठाक हो, तो व्यक्ति को वक्त का पाबंद, ड्यूटी फुल बना देते हैं। तो जब लग्न में ही भाग्य बिंदु आ गया तो करना तो आपको अपने भाग्य के लिए सभी कुछ आप ही को है, करना तो सभी आप ही को है। तो फिर अगर शनि खराब हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है। आलसी हो जाता है। तो जब आलसी हो जाएगा तो अपना उद्यम अपने से नहीं करेगा तो भाग्य क्या करेगा। भगवान आपको संपन्न बना देंगे तो पैसे के आय के साधन दे देंगे, लेकिन आय के लिए काम तो आप ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। भोजन थाली में सामने रख दिया जाएगा तो हाथ से तो अपने खाने हैं ना। जी गुरुजी। तो अगर भाग्य बिंदु लग्न में होता है यह सौभाग्य का संकेत है,
आर्थिक स्थिति हो, विद्या हो, मान मर्यादा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, व्यापार नौकरी में तरक्की हो, इत्यादि सब कुछ व्यक्ति के अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा बगैर किसी के सहारे के, अगर हल्का फुल्का कोई सहारा दे दिया तो और ज्यादा अच्छा होता है। बारहों भाव का विचार करने के लिए लंबा समय चाहिए, यह 5-7 मिनट में नहीं होने वाला है। तो यदि आप सबों की सहमति हो तो फिर किस भाव में क्या कैसे होगा तो हम लोग कल देखेंगे, यानी तो आज जल्दी जल्दी में बोलेंगे तो आधी बात अधूरी ही रह जाएगी ना। जी गुरु गुरुजी कल बता जी दीजिएगा। गुरुजी, ठीक। कल कर लेंगे गुरुजी। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न है हाँ बोलिए। कि जैसे आप बताते हैं, हम कुंडली में देखते भी हैं कि अगर दो ग्रह लगन के आसपास के मान के बराबर होते हैं और वो लगन को ना भी देख रहे हैं तो भी कहते हैं उनका असर आता है। हाँ क्या जी। भाग्य बिंदु के आसपास भी अगर जैसे कोई ग्रह अगर आ रहा है उसे उसको ना भी देखे तो क्या उसका असर आएगा भाग्य बिंदु के ऊपर? नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा है कि यह भाग्य बिंदु कोई ग्रह नहीं है, यह एक बिंदु मात्र है। प्रभावित तो उसको करेगा जहां पे क्रिया प्रतिक्रिया होगा। ठीक। जिसमें कुछ वजन होगा उसी को तो कोई प्रभावित करेगा ना, जिसका कुछ अस्तित्व होगा। यह इसमें तो अस्तित्व ही नहीं है ना, जी जी जी। यह तो एक स्थान मात्र है, हम्म, एक जगह मात्र है। ठीक। तरुण जी, आपका प्रश्न यही था ना कि दूसरा था? यही था गुरुजी। चलिए, तो कल भी यही हम था, लोग यही। कल भी इसी विषय वस्तु पर हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। पिछला बार जब हमने आज से 7-8 महीना क्लास किया था तो इतना डिटेल में हमने नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। और कब किया था यह भी मुझे याद नहीं, शायद। गुरुजी, आपने जो अभी लास्ट में बोला है वो बताएंगे दोबारा? क्या? वो जो जयप्रकाश जी ने पूछा था ना कि वो वाला पॉइंट। हाँ, जयप्रकाश जी ने पूछा था कि जिस प्रकार अगर दो ग्रहों का अंशात्मक मान बराबर हो, भले वे दोनों ग्रह एक दूसरे के न भी देखते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक यह बातें थी। दूसरा बात यह था कि यदि कोई ग्रह लग्न को देखे न देखे, लेकिन लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में यदि कोई ग्रह है तो वह लग्न को प्रभावित करता है, हाँ या नहीं? तो यदि कोई ग्रह किसी ग्रह के अंशात्मक मान के पास में होता है तो वह ग्रह को प्रभावित करता है। यदि कोई ग्रह भले लग्न को देखे न देखे, लेकिन जिस ग्रह का अंशात्मक मान लग्न के आसपास होता है वह कोई भी काम करता है, व्यक्ति सभी ग्रहों का काम तो करता ही करता है, तो जिस ग्रह का अंशात्मक मान लग्न के पास में जितना ही होता है वह उसके कार्यों को वह अवशोषित करता है, यानी कि कैप्चर करता है, या उसका फल उसे ज्यादा मिलता है। लेकिन यह नियम भाग्य बिंदु पर लागू नहीं होती, क्योंकि भाग्य बिंदु को कुछ करना नहीं होता, भाग्य बिंदु कुछ लेता नहीं है, वह कोई ग्रह नहीं है, वह एक स्थान मात्र है कि वह स्थान आपका किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। यदि वह स्थान गोचर में भी शुभ प्रभावित होता है उस वक्त आपकी स्थितियां अच्छी होती है। इस पर कल हम लोग पुनः डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सभी अपना अपना भाग्य बिंदु नोट करें और यह देखें कि उस भाग्य बिंदु पर कोई कुंडली का शुभ ग्रह, कोई कुंडली का योग कारक ग्रह नौमेश या पंचमेश उस बिंदु से होकर के कब गुजरा, यानी कि उस राशि में उस अंशात्मक मान के आसपास कब वह था। उस समय अपने जीवन के खंगाल कर देखें कि क्या उस समय कुछ अच्छा हुआ या कुछ खराब हुआ। अगर अशुभ ग्रह का जब गोचर हुआ
तो कुछ खराब हुआ, शुभ ग्रह का गोचर हुआ तो क्या शुभ हुआ? क्योंकि कक्षा की बातें होती है, जब तक हम लोग आकलन सही ढंग से नहीं करते तब तक सीखा जाता है अपनी कुंडली पर, और सुझाव दूसरे की कुंडली पर दूसरे को दिया जाता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, कल की कक्षा में पुनः हम लोग इसी कुंडली पर चर्चा करें, मतलब इसी विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, यह जो कुंडली हमने यहाँ पर आज की लगाई, तो ओवरऑल यह भाग्य बिंदु 5वीं राशि में पड़ी और 2 अंशों का पड़ा, गुरु से भी दृष्ट नहीं है, इसी से भी 8वां भाव भी है, और नवमांश में जो इसकी राशि बनती है मेष राशि, वह भी शनि से, उस राशि को शनि नीच दृष्टि से देख भी रहा है। हालांकि इस राशि को देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शनि की नीच दृष्टि खराब कर रहा है। यानी कि ओवरऑल मिला जुला करके यह पूरा खराब नहीं है तो उत्तम भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाता है, संघर्षपूर्ण भाग्य को दर्शाता है। क्या यहाँ तक इतना हम लोग समझ सकेंगे कि नहीं समझ सकते हैं? जी जी गुरुजी, ये D1 में ही देखना है जो राशि बन रही है। हाँ जी, D1 में राशि को देखेंगे, दूसरे कहीं नहीं देखेंगे। जी गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि